टोलस्टॉय जैसे महाकवि ने बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहा है कि बच्चा पूर्ण मानव का प्रतिबिंब है, जैसे भोर पूरे दिवस का। आइए इस कार्यक्रम में शिशु की संपूर्ण वृद्धि और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विकास एवं वृद्धि को आमतौर पर एक दूसरे का पर्याय समझ लिया जाता है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे का शारीरिक अभिन्न अंग होते हुए भी अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वृद्धि शारीरिक बदलाव जैसे वजन, लंबाई एवं चौड़ाई के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। शिशु केवल शारीरिक रूप से ही विकसित नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक अंगों के साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास होता है। बच्चे में सीखने की, याद करने की और तर्क करने की अद्भुत क्षमता होती है। बच्चे का विकास शारीरिक और मानसिक स्तर पर समान रूप से होता है। विकास शब्द गुणात्मक और परिणामात्मक बदलाव के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। विकास को बच्चों में होने वाले क्रमबद्ध बदलाव के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में विकास को बच्चे की सीखने और परिपक्वता प्राप्त करने की क्षमता का परिणाम कह सकते हैं, जिसमें मस्तिष्क कोशिकाओं की परिपक्वता और वस्तुओं में विभिन्नता करने की क्षमता भी सम्मिलित है। शिशु का वर्गीकरण जन्म के पश्चात आयु के अनुसार इस प्रकार है। नवजात शिशु या नियोनेट 0 से 28 दिन के बच्चे को कहते हैं। जन्म से 1 वर्ष की अवस्था को शिशु या इन्फेंट अवस्था कहते हैं। 1 से 5 वर्ष तक के समय को शैशव या टॉडलर अवस्था कहा जाता है। प्रसव के पूर्व तथा प्रसव के पश्चात 6 महीने तक शिशु का शारीरिक विकास तेजी से होता है। प्रसव वर्ष के अंत तक विकास का क्रम धीमा हो जाता है तथा युवावस्था आने तक विकास सामान्य गति से होता है। बच्चे के विकास एवं वृद्धि को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। ये तत्व हैं: शिशु की वृद्धि एवं विकास उसके माता पिता के गुणों से प्रभावित होते हैं, जैसे लंबाई, रंग, शारीरिक रचना, मानसिक विकास इत्यादि। घर का वातावरण भी कुछ हद तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। क्रोमोसोमों की कुछ असामान्यताएं शिशु की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में देखा जा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार के कारण प्रारंभिक विकास तेजी से होता है, जबकि पौष्टिक आहार की कमी और खराब स्वास्थ्य से विकास की गति धीमी हो जाती है। जिन बच्चों में प्रारंभिक अवस्था में टीकाकरण द्वारा विभिन्न बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरक्षण की क्षमता विकसित की जाती है, उनका शारीरिक विकास एवं वृद्धि उन बच्चों की अपेक्षा तेजी से होती है जिनमें प्रतिरक्षण की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। शांत बच्चों का विकास उन बच्चों की अपेक्षा तेजी से होता है जो भावनात्मक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। तनाव का प्रभाव बच्चे के वजन पर लंबाई की अपेक्षा अधिक पड़ता है। 2 या इससे अधिक साथ पैदा होने वाले बच्चों का विकास अकेले जन्मे बच्चों की अपेक्षा धीमा होता है। लड़के एवं लड़कियों के विकास में अंतर देखा गया है, जैसे कि एक विशेष आयु में लड़कों का विकास तेजी से होता है, ऐसे ही लड़कियों का विकास भी लड़कों की अपेक्षा एक विशेष आयु में अधिक होता है। जन्म के समय शिशु की लंबाई 48 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर होती है। 3 माह में 60 सेंटीमीटर, 9 माह में 70 सेंटीमीटर और 1 वर्ष पूर्ण होने तक 73 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होती है। 2 वर्ष के बच्चे की औसत लंबाई करीब 90 सेंटीमीटर हो जाती है तथा 4.5 वर्ष की आयु तक भारतीय बच्चे की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो जाती है।
इसके पश्चात प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से बच्चे की लंबाई युवावस्था तक बढ़ती रहती है। जन्म के समय भारत में नवजात शिशु का वजन 2500 ग्राम से 3200 ग्राम होता है। इसके बाद करीब 7 दिनों में शिशु का वजन जन्म से करीब 10% कम हो जाता है। ऐसा कोशिकीय तरल द्रव्य में कमी आने के कारण होता है। प्राय सभी सामान्य शिशुओं का वजन 10वें दिन से पुनः बढ़ने लगता है। प्रथम 3 माह तक वजन 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन की दर से बढ़ता है। इसके बाद 400 ग्राम प्रति माह की दर से वजन में वृद्धि 1 वर्ष तक होती है। सामान्यतः 6 माह की आयु में शिशु का वजन जन्म से दुगुना, 1 वर्ष की आयु में तिगुना एवं 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तत्पश्चात 3 से 7 वर्ष तक 2 किलोग्राम प्रति वर्ष की दर से वजन में वृद्धि होती है। बचपन में वजन बढ़ने का कारण दूध के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त प्रोटीन एवं वसा है, जो बच्चे के वसा ऊतकों को बढ़ाने में सहायक होती है। आयु बढ़ने के साथ शरीर का वजन हड्डियों तथा मांसपेशियों के ऊतकों के कारण बढ़ता है, न कि वसा ऊतक के कारण। बाल्यावस्था के आखिरी चरण में वसा ऊतक केवल 21 से 29% वजन बढ़ाने में सहायक होते हैं। यौवनावस्था में हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, वे कड़ी और सख्त हो जाती हैं और मांसपेशियों का आकार भी बढ़ने लगता है। इन दोनों प्रक्रियाओं से बच्चे का वजन बढ़ता है। सिर की गोलाई जन्म के समय 33 से 35 सेंटीमीटर, 3 माह में लगभग 40 सेंटीमीटर, 1 वर्ष में 45 सेंटीमीटर और 2 वर्ष तक 48 सेंटीमीटर हो जाती है। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क बच्चों के शारीरिक अनुपात से भिन्न होता है। सामान्य रूप से इस अनुपात में भिन्नता विकास की विभिन्न अवस्थाओं के कारण होती है। जन्म से 6 महीने तक बच्चों में परिवर्तन धीमी गति से होता है। युवावस्था आने तक सिर वाला भाग धीमी गति से, हाथ पैरों की वृद्धि तेजी से और शरीर के ऊपरी भाग का विकास न बहुत धीमा न बहुत तेज होता है। शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न अवस्थाओं में धीमी या तेज गति से बढ़ते हैं और प्रत्येक भाग अपने निश्चित समय में पूर्ण आकार प्राप्त कर लेता है। वयस्क बच्चे के सिर का आकार उसके जन्म से दुगना होता है। शरीर का ऊपरी भाग 3 गुना बड़ा और हाथ पैरों की लंबाई जन्म के समय की लंबाई से 4 से 5 गुना बड़ी हो जाती है। आंखें तथा दूसरे अंग जो जन्म के समय पर्याप्त रूप से विकसित रहते हैं, धीमी गति से बढ़ते हैं। आंखों का लगभग पूर्ण विकास 5 वर्ष की आयु तक, मस्तिष्क प्रथम 10 वर्ष तक तथा हृदय और कुछ आंतरिक अंग 20 वर्ष तक पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। शारीरिक आकार इन विभिन्नताओं के अलावा बच्चे तथा वयस्क की शारीरिक बनावट के आधार पर 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। इस प्रकार की शारीरिक बनावट वाले शिशु सुडौल और मोटे होते हैं। ये शारीरिक बनावट भारी, सख्त और मांसल होती है। ये बनावट दुबली व लंबी होती है। लड़कों में शारीरिक बनावट भारी, सख्त व मांसल होती है, जबकि लड़कियों की शारीरिक बनावट या तो गोल और मोटी या फिर दुबली और लंबी होती है। हड्डियों के विकास से तात्पर्य है हड्डियों के आकार का बढ़ना तथा हड्डियों की संख्या और संरचना में परिवर्तन होना। हड्डियों के सख्त होने की प्रक्रिया या ऑसिफिकेशन पहले वर्ष के आरंभ से ही शुरू हो जाती है और ये प्रक्रिया वयस्क होने तक चलती है। हड्डियों के सख्त होने की प्रक्रिया शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न दरों एवं अनुपात में होती है।
बच्चे के कपाल पर बीच वाला नर्म स्थान, जिसे फोंटेनल कहते हैं, स्वस्थ बच्चों में 18 महीने तक सख्त हो जाता है, परंतु टांगों की लंबी हड्डियां वयस्कावस्था तक कड़ी हो पाती हैं। अस्थियों का कड़ा होना थायराइड ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करता है। हार्मोन स्राव की कमी के कारण हड्डियों के सख्त होने की प्रक्रिया देर से हो सकती है। पौष्टिक आहार तथा हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध है। पौष्टिक आहार की कमी से शरीर में आवश्यक खनिज, मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है, जिससे अस्थियों के सख्त होने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों की पैरों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, क्योंकि हड्डियों में सख्ती न होने के कारण वे शरीर के बोझ को सहन करने में असमर्थ हो जाती हैं। बच्चों में दांत निकलने की प्रक्रिया जन्म के 3 माह पहले ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि जबड़ों में दांतों का बनना शुरू हो जाता है। सामान्यतः पहला अस्थायी दांत 6 से 8 महीने के बीच निकलता है, परंतु दांत के बाहर आने की प्रक्रिया बच्चे के स्वास्थ्य, वंशानुक्रम, जन्म के पूर्व तथा पश्चात आहार एवं लिंग पर निर्भर करती है। 9 महीने की आयु तक सामान्य बच्चों के दांत निकल आते हैं। 2 से 2.5 वर्ष तक बच्चों के सभी अस्थायी 20 दांत निकल आते हैं। मोटर डेवलपमेंट या शारीरिक अंगों के संचालन के विकास का अर्थ है स्नायु, स्नायु तंत्र और मांसपेशियों के समन्वयन से शरीर के विभिन्न भागों के संचालन पर नियंत्रण। इस प्रकार का नियंत्रण जन्म के समय से ही रिफ्लेक्सेस के विकास से होता है। जब तक ये विकास नहीं होता, बच्चा असहाय रहता है। नवजात शिशु में चलने की प्रक्रिया का विकास 2 से 3 सप्ताह में होने लगता है। 8 सप्ताह में बच्चा अपने सिर को संभालने लगता है। 12 सप्ताह में पेट के बल पलटना सीख जाता है। 24 सप्ताह में शरीर का बोझ टांगों पर सहन कर सकता है। 28 सप्ताह में खुशी से उछलता है। 36 सप्ताह में खड़े होने का प्रयत्न करता है, सहारा पाकर खड़ा हो जाता है। 44 सप्ताह में एक पैर के सहारे खड़े होने का प्रयत्न करता है। 48 सप्ताह में फर्नीचर आदि पकड़कर चल सकता है। 1 वर्ष में स्वतंत्र रूप से बच्चा कुछ कदम चल सकता है। 15 महीने में बिना सहारे के झुक सकता है। 18 महीने में पहिए वाले खिलौने खींच सकता है। दो वर्ष में बच्चा बिना गिरे हुए झुककर फर्श से चीजें उठा सकता है, गेंद खेल सकता है व पैरों से गेंद मार सकता है। 2.5 वर्ष का बच्चा पंजों के सहारे चल सकता है, दोनों पैरों पर कूद सकता है। 3 वर्ष में एक सीढ़ी पर एक पैर रखकर सीढ़ी चढ़ सकता है, नीचे की सीढ़ी से कूद सकता है। 4 वर्ष का बच्चा सीढ़ियों से सरलता से उतर सकता है। 5 वर्ष में दोनों पैरों पर कूद सकता है। शुरू में बच्चा जब बिना सहारे के चलता है तो उसके कदम छोटे होते हैं। 15 महीने का होते होते इनकी लंबाई बढ़ती रहती है। इसके बाद कदम रखने की दूरी नियमित हो जाती है। यद्यपि एड़ियां फर्श पर नहीं टिकती, बाद में बच्चा पैरों के पंजे समानांतर रखता है और तलवों को फर्श पर रखने लगता है। नवजात शिशु का असहायपन अधिकतर उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त न कर पाने की अक्षमता के कारण होता है। बोलना सीखने की प्रक्रिया लंबी और जटिल है। जब तक बच्चा सीखने की अवस्था तक नहीं पहुंचता, प्रकृति उसे अपनी बात कहने की और समझाने के कई तरीके प्रदान करती है, जैसे रोना, तुतलाना, मुद्राएं और भावनात्मक अभिव्यक्तियां।
जन्म के बाद बच्चे को अपनी बात कहने का माध्यम केवल रोना है। रोकर वो अपनी भूख, दर्द, थकान और दूसरी अप्रिय शारीरिक अवस्थाओं को व्यक्त करता है। रोने की तीव्रता, रोने के दौरान शारीरिक मुद्राएं तथा लगातार जिद करना, इन सभी मुद्राओं से बच्चे के रोने के अभिप्राय को समझा जा सकता है। अपनी आवश्यकता अनुसार बच्चा तेज आवाज में या जिद करने की मुद्रा में रोता है। बोलना सीखने से पहले स्वयं को व्यक्त करने का दूसरा तरीका बच्चों का तुतलाना होता है। रोने के अतिरिक्त बच्चा कुछ विशेष आवाजें निकालता है, जैसे माँ, दा, पा आदि। और बाद में अभ्यास से ध्वनि नियंत्रण के कारण बच्चा इन आवाजों को साथ साथ 2 बार बोलता है, जैसे मामा, दादा, ताता आदि। स्वर तंतु या वोकल कॉर्ड पर हवा के दबाव से नियंत्रण सीख लेने से बच्चा अपनी इच्छा से आवाजों का उच्चारण करता है। सीखने की प्रक्रिया में 3 प्रकार की भिन्न परंतु परस्पर संबंधित अवस्थाएं सम्मिलित हैं। शब्दों का उच्चारण सीखना, नए शब्द सीखना, वाक्य बनाना। बोलना सीखने के प्रथम चरण में शब्दों का उच्चारण है, जो कि बच्चा दूसरों की नकल करके सीखता है। मुख्यतः बच्चे पहले उन शब्दों का अर्थ सीखते हैं जिनकी उन्हें अपने व्यवहार के लिए बहुत आवश्यकता होती है। बच्चे जब बोलना सीख जाते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 3 से 4 वर्ष का सामान्य बालक एक दिन में 1500 शब्द बोलता है। हर वर्ष आयु बढ़ने के साथ साथ वो विभिन्न शब्द सीखता है। बच्चों का बौद्धिक स्तर उनके बोलने की क्षमता से आंका जाता है। ये प्राय देखा गया है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे जल्दी बोलना सीख लेते हैं तथा आकर्षक और ज्यादा बोलने वाले होते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वे एक दूसरे से अधिक बातें करते हैं। इससे उनके सामाजिक संबंध बनते हैं और उनका खेल ज्यादा आनंददायक बन जाता है। बच्चों में सामाजिक विकास का अर्थ है समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करना। बच्चों का समाज में व्यवहार उनके बचपन में ही निर्धारित हो जाता है और शुरुआती सामाजिक अनुभव एवं व्यवहार ये निर्धारित करते हैं कि बच्चा वयस्क होकर समाज में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। सर्वप्रथम बच्चे का सामाजिक विकास मां के माध्यम से होता है, फिर परिवार के सदस्यों, हम उम्र बच्चों, स्कूल के सहपाठियों एवं समाज के अन्य घटकों से परिचित होता है। स्कूल जाने से पहले के अंतराल में परिवार के सदस्यों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि बाहर के लोगों से उसका अनुभव स्कूल जाने के बाद शुरू होता है। जो बच्चे मुक्त वातावरण में रहते हैं उनका सामाजिक समायोजन बहुत अच्छा होता है, परंतु जो बच्चे कठोर अनुशासन में पलते हैं वे सामान्यतः शांत होते हैं। नहीं पहनेगा ना? उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा रचनात्मक क्षमता पर माता पिता का प्रतिबंध रहता है। जाएगा अकेले? नहीं जाएगा? सारांश में घर ही बच्चों की पाठशाला है। नीचे जाना है? अकेले जाएगा? नहीं। 2 वर्ष की आयु से पहले बच्चा अकेला खेलना पसंद करता है। यद्यपि एक ही कमरे में 2-3 बच्चे एक जैसे खिलौनों से खेलते हैं, परंतु उनमें कोई परस्पर संबंध नहीं बनते। उनका एक दूसरे से संपर्क केवल एक दूसरे के व्यवहार की नकल करना, देखना या खिलौने छीनने तक सीमित रहता है। 3-4 वर्ष की आयु में बच्चे समूह में खेलने लगते हैं और खेल के दौरान एक दूसरे से बात करते हैं। इस अवस्था में वे एक दूसरे को देखते हैं, बातचीत करते हैं और मौखिक सुझाव देते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ दोस्त बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और विद्वेष की भावना कम हो जाती है।
नर्सरी स्कूल, बाल विहार तथा देखभाल केंद्रों का सबसे अधिक योगदान इस दिशा में है कि बच्चे यहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों के मार्गदर्शन में समाज से व्यवहार करना और दूसरे सामाजिक अनुभव सीखते हैं। शिक्षक उनके आपसी संपर्क को आनंददायक बनाने में सहायक होते हैं। टेलीविजन से बच्चे कई प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसके दुष्प्रभाव से बच्चों को बचाने के लिए उनकी उम्र, टेलीविजन देखने का समय निश्चित होना चाहिए। माता-पिता को ऐसे कार्यक्रमों का चयन करना चाहिए जो बच्चों के रचनात्मक विकास में सहायता कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये बच्चे के शैशवकाल में उसकी मुस्कान से शुरू होती है। इस अवस्था में अंकुरित व्यवहार बड़े होने पर सामाजिक विकास की नींव का काम करता है। भावनाओं का जीवन में बहुत महत्व है। ये किस प्रकार विकसित होते हैं और किस प्रकार व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन पर प्रभाव डालते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। बच्चे की 1 वर्ष की आयु से पहले ही उसके भावनात्मक अनुभव वयस्कों के समान दिखने लगते हैं। छोटे बच्चे अपनी नाराजगी या गुस्सा चिल्लाकर या रोकर व्यक्त करते हैं। बाद में यही व्यवहार चीजों को फेंकने, शरीर को कड़ा करने, भाग जाने, छुप जाने व मौखिक मुद्राएं बनाने में दिखाई देता है। आयु बढ़ने के साथ साथ प्रतिक्रियाएं भाषा में बदल जाती हैं, जिसके सहारे बच्चे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बच्चे प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे बेचैनी, रोकर, नाखून काटकर या अंगूठा चूसकर व्यक्त करते हैं। बच्चों में नकारात्मक भावनाएं प्राय भय, चिंता, झिझक, विद्वेष, दुख या क्रोध के रूप में व्यक्त होती हैं। ऐसे में बच्चों में निरुत्साह, अरुचि, भूख न लगना, नींद न आना, डरावने सपने आना, रोना और देर तक दुखी रहने की भावनाएं व्यक्त होती हैं। सकारात्मक भावनाएं इस प्रकार हैं: जिज्ञासा, प्रसन्नता, आनंद, हर्ष, स्नेह। सकारात्मक भावनाएं शांत, संयत, आत्मसंतोष के साथ साथ उत्तेजनात्मक रूप से प्रसन्न होने में भी व्यक्त होती हैं। बच्चा 3-4 महीने की आयु में हंसना शुरू कर देता है। उम्र बढ़ने के साथ हंसने की तीव्रता बढ़ती जाती है। पहले वर्ष में हंसने का कारण सुनने संबंधी प्रेरणाएं होती हैं, जैसे हाथ फटकाना, बूम बूम कहना आदि। इसके बाद देखने और स्पर्श की क्रियाएं विकसित होती हैं। बच्चे हंसना संसर्ग में सीखते हैं। जब दूसरों के साथ होते हैं तब हंसते हैं, अकेले होने पर बच्चे बहुत कम हंसते हैं। बच्चे के मानसिक विकास तथा सीखने की प्रक्रिया और ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को बौद्धिक विकास कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसे अपने चारों ओर के वातावरण का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे उसे ये नहीं मालूम होता कि वो किस परेशानी की वजह से रोता है। उसे केवल ये मालूम होता है कि वो परेशानी में है और रोने से कोई ना कोई उसकी परेशानी दूर करने में सहायता करेगा। सीखने के साथ साथ वे जो देखते, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, स्वाद लेते या सूंघते हैं, उसे वो समझने लगते हैं। समझ आने से पहले बच्चे का मस्तिष्क व स्नायु तंत्र विकसित हो जाना चाहिए तथा ज्ञानेंद्रियों को पूर्ण रूप से संचालित होना चाहिए। बच्चों में समझदारी और मानसिक विकास समानांतर चलते हैं। जैसे बुद्धिमान बच्चों का विकास तेजी से होता है, क्योंकि उनमें समझने की क्षमता सामान्य बच्चे से अधिक होती है, जबकि मंद बुद्धि बालकों में समझने की क्षमता बहुत कम होती है। बौद्धिक विकास के संदर्भ में बुद्धि परीक्षण के परिणाम से यह स्पष्ट होता है कि जीवन के प्रारंभिक दिनों में बुद्धि का विकास अधिक होता है। ज्ञान विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
इसके द्वारा वस्तुओं के बीच का सार्थक संबंध समझने की क्षमता मिलती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि वातावरण और वंशानुगत तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे कि देखना, समझना, याद रखना व तर्क करना आदि। पहला बुद्धि परीक्षण 1896 में बिनेट और साइमन द्वारा किया गया था। उन्होंने मानसिक आयु की धारणा को विकसित किया। उन्होंने ये परिणाम निकाला कि जो बच्चा 5 वर्ष की आयु के लिए निर्धारित परीक्षण कर सका और 6 वर्ष के स्तर तक नहीं पहुंच सका, उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष निर्धारित की जाएगी। इस तरह मानसिक आयु की धारणा ने बुद्धि के स्तर को तो निर्धारित कर दिया, लेकिन बुद्धिमानी और मंदबुद्धि के व्यक्तिगत स्तर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। मानसिक आयु की धारणा में ज्ञान स्तर एक सुधार है। इसमें मानसिक आयु को भौतिक आयु से गुणा करके 100 से भाग दिया जाता है, अर्थात ज्ञान स्तर बराबर मानसिक आयु बटे भौतिक आयु गुणा 100। यदि मानसिक आयु भौतिक आयु के समान होती है तो बुद्धि 100 मानी जाएगी। ज्ञान जितना अधिक होगा, बच्चा उतना ही बुद्धिमान होगा। दूसरी ओर यदि बच्चा 10 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु का स्तर 5 वर्ष का है, तो उसका ज्ञान स्तर 50 माना जाएगा। मनोवैज्ञानिकों द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ज्ञान स्तर को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। मूर्ख 0 से 24, अल्पबुद्धि 25 से 49, मंदबुद्धि 50 से 69, बॉर्डरलाइन 70 से 79, सामान्य से कम 80 से 89, सामान्य 90 से 109, उत्तम 110 से 119, अति उत्तम 120 से 139, प्रतिभावान 140 और ऊपर। तो इस प्रकार हमने इस कार्यक्रम में देखा कि बच्चों के व्यवहारिक विकास के विषय में उचित जानकारी माता पिता, डॉक्टर और शिक्षक को बच्चे से अपेक्षाएं करने के स्तर में सहायक होती हैं, क्योंकि बच्चे अगर उनसे की गई अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते तो उन बच्चों में निराशा और अयोग्य होने की हीन भावनाएं पनपने लगती हैं। वृद्धि एवं विकास को पूरी तरह आंकने के लिए सामान्य प्रतिमानों का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे बच्चे की तुलना और मूल्यांकन सही तरह से किया जा सके। ये बच्चों के व्यक्तित्व, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।